नमस्कार साथियों, एक बार फिर हिंदी व्याकरण के इस टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत है। और हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे। वर्ण विचार में हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था, मतलब हम स्वर के बारे में पढ़ रहे थे। स्वरों में ही आपने सोचा होगा कि मैम ने सब कुछ तो बता दिया, परंतु अह और अंग के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं कि वो क्या है। वो भी तो स्वरों के साथ ही आते हैं वर्णमाला में। तो हम अभी पहले उनके बारे में देख लेते हैं कि स्वर में जो अंग और अह है वो क्या चीज़ है। तो ये जो दोनों वर्ण हैं, अंग और अह, ये अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं? अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अर्थात इनकी गणना ना तो स्वरों में की जाती है और ना ही व्यंजनों में की जाती है। ये हिंदी वर्णमाला में हमारी में अलग से ही दो वर्ण दिए हुए हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं अनुनासिक और अनुस्वार। हिंदी में जो स्वर होते हैं उनमें अनुस्वार और अनुनासिक ये दो स्वर माने जाते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण मुख के साथ साथ नाक के द्वारा भी होता है, अर्थात जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों के द्वारा होता है, वे स्वर क्या कहलाएंगे? अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। जैसे चंद्र बिंदु वाले जो वर्ण होते हैं, जिन पर भी चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है, वो सभी अनुनासिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। और चंद्र बिंदु या तो वो चंद्र बिंदु लगा हुआ होगा या फिर मात्रा के साथ अनुस्वार वाली जो बिंदी होती है ये लगी होगी। जैसे ये लगी हुई है, क्योंकि यहाँ ई की मात्रा लगी हुई, यहाँ ओ की मात्रा लगी हुई, तो यहाँ तो सिर्फ बिंदी लगी हुई है जो कि अनुस्वार में लगाते हैं। और या फिर क्या होगा? चंद्र बिंदु होगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। जैसे आँख, कांच, इनमें क्या हो जाता है? अनुनासिक स्वर बन जाता है। आप सिर्फ इतना सा याद रख लीजिए कि चंद्र बिंदु जहाँ होता है या फिर मात्रा के साथ बिंदी जहाँ होती है, वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। और अनुनासिक हमेशा, या मैं कहूँ चंद्र बिंदु हमेशा स्वर के साथ ही लगता है, व्यंजन पर चंद्र बिंदु नहीं लगता है। व्यंजन का मतलब जानते हैं क्या होता है? व्यंजन ये होते हैं, जैसे ये लिखा क और इसके नीचे ये हलंत। हलंत वर्ण जो होता है वो व्यंजन होता है। और क्योंकि ये व्यंजन अधूरा होता है, इसकी स्वयं की कोई ध्वनि नहीं होती है, इसे उच्चारित करने के लिए इसमें अ स्वर जोड़ा जाता है। तो जब अ स्वर जुड़ जाता है तो ये क बन जाता है पूरा। और क बनने के बाद इस पर आप चंद्र बिंदु लगाओ या अनुस्वार लगाओ मात्रा के साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर ये अनुनासिक में आराम से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्वर के साथ आ रहा है। तो इतना सा याद रखिए कि चंद्र बिंदु वर्ण या मात्रा के साथ बिंदी वर्ण जहाँ होते हैं वहाँ पर अनुनासिक स्वर होते हैं। और निरनुनासिक स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण केवल मुख की सहायता से ही होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो साधारण स्वर जो हम अभी पढ़ चुके हैं, अ से लेकर अ से लेकर औ तक के जो स्वर थे, वो सब क्या है? निरनुनासिक स्वर हैं। साधारण शब्द जिसे कहते हैं, या हम ये कहेंगे साधारण वर्ण जिसे कहेंगे, ये सब साधारण वर्ण हैं। ये साधारण वर्ण जो होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? निरनुनासिक कहलाएंगे। इतना सा आपको ध्यान रखना है कि अयोगवाह क्या होगा? अंग और विसर्ग वर्ण जो होते हैं वो अयोगवाह होते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण न तो स्वर के साथ होता है और न ही व्यंजन के साथ होता है। उसके बाद होते हैं निरनुनासिक और अनुनासिक। तो निरनुनासिक साधारण वर्ण होते हैं, जैसे अ, आ, ई, ऊ, ये। और अनुनासिक वो होंगे जिसमें वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ हो, या मैं कहूँ कि स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो। साथ ही हमने कल बात की थी कि मतलब इसके पहले वाली क्लास में हमने बात की थी कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। अब हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 किस प्रकार से होती है, हम आज इसकी काउंटिंग देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 कैसे हैं? देखिए, स्वर कितने हैं? 11 स्वर आप सबको पता है कि कौन कौन से होते हैं। 11 स्वरों के बाद
हम आते हैं 11 स्वर हम पढ़ भी चुके हैं, तो वो तो आपको पता ही है। इसके बाद हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और ये जो 33 व्यंजन होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? क से लेकर म तक के जो वर्ण होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? 33 व्यंजन कहलाएंगे। इसके साथ ही कुछ और भी हैं, क से लेकर म तक के तो 25 होते हैं। इसके बाद कुछ और होते हैं जिनमें अंतस्थ होता है, ऊष्म होता है, वो मिलाकर 33 व्यंजन बनते हैं। यानी हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानेंगे हम? 33 मानेंगे। इसके बाद अयोगवाह, जो हम अभी जस्ट पढ़ के निपटे हैं कि अयोगवाह क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी? 2। इसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में एक तो ये ड आता है और एक ये वाला ड आता है। तो ये जो ड है वो तो वर्णमाला के क वर्ण के साथ आ गया, सॉरी ट वर्ण के साथ आ गया। किसके साथ आ गया? ट वर्ण के साथ आ गया। लेकिन ये जो नीचे वाला है ड और नीचे वाला ढ, ये क्या बन जाएगा? उत्क्षिप्त वर्ण बन जाता है। कौन सा वर्ण बनता है? उत्क्षिप्त वर्ण बनता है। इसके साथ ही हम संयुक्त व्यंजन भी देखते हैं। जैसे संयुक्त स्वर होते हैं वैसे ही संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। वो कौन कौन से हैं 4? श, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 हैं जो क्या है? हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों में संयुक्त व्यंजन हैं। इन संयुक्त व्यंजनों का बनना देखते हैं कि कौन सा व्यंजन किस किस से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं, क श जो है, ये क और श इन दोनों के मेल से तो बना है ये, परंतु ये पूरा कब होता है? जब इसमें अ जुड़ता है। तो ये क्या बन गया? श। क्या बन गया? ये श। इसी के बाद हम दूसरा वाला देखते हैं, त्र। ये बनेगा त और र के साथ अ, इन तीनों के मेल से बनता है त्र। ज, य और अ इनके मेल से बनता है ज्य, जिसे हम बोलते हैं ज्ञ। श्र, र और अ के मेल से बनता है श्र। तो अब आपको ध्यान रहेगा कि हिंदी वर्णमाला के ये जो संयुक्त अक्षर हैं श, त्र, ज्ञ और श्र, ये किन किन के मेल से मिलकर बनते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में कि श्र वर्ण किन किन से मिलकर बना हुआ है, श किस से मिलकर बना हुआ है, ज्ञ वर्ण किन किन वर्णों के मेल से बना हुआ है। तो ये आप याद कर लेना अच्छे से कि किन किन के वर्ण, कौन कौन से वर्णों के मेल से कौन सा व्यंजन बना हुआ है। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन वर्ण में सबसे पहले हम व्यंजन का संधि विच्छेद कर लेते हैं, मतलब इसे टुकड़े कर लेते हैं। इसके टुकड़े हमने किए तो निकला है वी, अंश और अन। इसमें जो वी है ये बनता है आपका उपसर्ग, वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है इसमें। ये मूल धातु है और अन प्रत्यय है। अन प्रत्यय और वी उपसर्ग के मेल से व्यंजन बना हुआ है। अन जिसमें धातु बन रही है और इन तीनों के मेल को हम देखते हैं तो अब इसका अर्थ निकलता है विशेष अभिव्यक्ति। क्या निकलता है इसका अर्थ? विशेष अभिव्यक्ति। अब हम इसके बारे में देखते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, अर्थात यहाँ पे त के हलंत लगा देना, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे सब व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कभी भी स्वयं अपनी ही स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते। जिस प्रकार से स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है हमने पढ़ा था, उसी प्रकार से व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यंजन स्वतंत्र वर्ण नहीं है, व्यंजन स्वतंत्र वर्ण नहीं है। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो पराश्रित वर्ण
होते हैं। पराश्रित अर्थात दूसरों पर आश्रित, और दूसरों पर किस पर आश्रित हैं? ये स्वरों पर आश्रित हैं, इसीलिए इन्हें पराश्रित वर्ण भी कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि जो स्वतंत्र रूप से वर्णमाला में उच्चरित होते हैं, जिनकी स्वयं की स्वयं ध्वनि होती है, वो तो स्वर कहलाते हैं, और जिनकी स्वयं की कोई ध्वनि नहीं होती है, जिन्हें उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। इनकी संख्या 33 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 33 है। अब उन 33 का विभाजन किस प्रकार से, अब हम वो देखते हैं। मुख्यतः व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। अब ये जो 33 व्यंजन है वो किस प्रकार से 3 भागों में बटे हुए हैं, अब हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु, जब भी हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो हमारे मुख से हवा बाहर आती है, और वो हवा हमारे फेफड़ों से ही होती हुई बाहर निकलती है, क्योंकि हवा कहाँ भरी हुई होती है? फेफड़ों में भरी हुई होती है। जब वो फेफड़ों से जब हवा मुख के माध्यम से बाहर निकलती है तो वो किसी न किसी मुखावयव को स्पर्श करती है, मतलब कि मुख के किसी न किसी भाग को छूती हुई निकलती है। जैसे हमने कल स्वरों में पढ़ा था कि स्वर का जो उच्चारण स्थान होता है, कुछ कंठे था, तालु था, मूर्धा था, हमने देखा था। तो उसी प्रकार से वो मुखावयव हैं, वो सारे क्या है? मुखावयव हैं। तो व्यंजनों के जो उच्चारण करते हैं हम स्पर्श व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन के उच्चारण में जब प्राणवायु फेफड़ों से निकलकर मुख के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करती हुई, रगड़ती हुई बाहर निकलती है, स्पर्श करती हुई, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और वो स्पर्श व्यंजन जो हैं उनकी संख्या 25 होती है, और क से लेके म तक के वर्ण होते हैं। क से लेके म तक के जितने भी वर्ण होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं, ये आपने देखा होगा कि प्रत्येक पंक्ति, जैसे क की पंक्ति है, क ख ग घ ण 5 वर्ण, च छ ज झ ञ 5 वर्ण। तो हिंदी वर्णमाला की प्रत्येक पंक्ति में 5 वर्णों का समूह होता है, और उन 5 वर्णों के समूह को हम क्या कह देते हैं? वर्ग कहते हैं। अब आप देखिए उस वर्ग का नाम क्या देंगे हम, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे वर्ग बन जाएंगे, फिर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वर्ग है। तो उसके लिए उस वर्ग का नाम दिया जाता है, और उस वर्ग का नाम उस पंक्ति का जो प्रथम वर्ण होता है, जैसे क ख ग घ ण में प्रथम वर्ण क्या आया? क। तो उस वर्ग का या उस पंक्ति का नाम हम क्या दे देंगे? क वर्ग। तो इसी प्रकार से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस प्रकार से हम अलग अलग पंक्ति को अलग अलग वर्ण प्रथम वर्ण के आधार पर अलग अलग नाम दे देते हैं। तो उस वर्ग का नाम पंक्ति के प्रथम वर्ण पर होता है। हो गया। और इस प्रकार से ये जो स्पर्श व्यंजन है, इसमें हिंदी वर्णमाला में ये जो स्पर्श व्यंजन है, इनके वर्गों की संख्या हम कितनी मान लेते हैं? 5 मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे क वर्ग, क वर्ग में देखिए आप क ख ग घ ड़, ये क वर्ग है, ये च वर्ग है। अभी च वर्ग में ये 5 वर्ण आ गए, क वर्ग में भी ये 5 वर्ण आ रहे हैं। ट वर्ग, इसमें भी ये 5 आ रहे हैं, ट ठ ड ढ ण, त व थ द ध न, त वर्ग हो गया, प फ ब भ म, प वर्ग हो गया। तो इस प्रकार से ये 1 2 3 4 और ये 5 वर्ण, ये 5 वर्ग आ चुके हैं। और इन 5 वर्गों में ये जो पंचम वर्ण है, इन्हें हम नासिक्य वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण नाक से होता है। और जो आगे वाले 4 हैं, इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कह देते हैं। अब हम आगे वो सब हम बाद में बात करेंगे इनके बारे में, जब हम आगे पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, तो उसमें ये सब आ जाएंगे। अभी तो हम आगे देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन।
अंतस्थ व्यंजन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अंतस्थ यानी कि बीच में स्थित। अंतस्थ से ही हम अर्थ समझ सकते हैं, बीच में स्थित। तो बीच में स्थित से हम क्या लेंगे? वे वर्ण जो स्वरों और व्यंजनों के मध्य उच्चारित होते हैं, अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण न तो स्वरों की भांति होता है और न ही व्यंजनों की भांति होता है, अर्थात वो किसी न किसी मुखावयव से तो होता है परंतु कभी भी किसी भी मुखावयव को पूर्ण तरीके से स्पर्श नहीं करते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा सब किसी न किसी को स्पर्श करते हुए वो बाहर उच्चारित होते हैं। तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात वो बीच का रास्ता अपना कर निकलते हैं। ऊपर भी टकराएंगे, नीचे भी टकराएंगे, परंतु बीच का रास्ता लेकर निकलेंगे, किसी एक स्थान को टकरा कर ही उच्चारित नहीं होते हैं, इसीलिए उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, जो है य, र, ल, व। ये 4 वर्ण जो हैं ये सब क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं। इनमें ये जो य और व है इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं ऊष्म व्यंजन। आगे हम कौन से व्यंजन देखेंगे? ऊष्म व्यंजन देखते हैं कि ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 स्वर तंत्रियां नज़दीक आ जाती है, अर्थात वायु रगड़ के साथ बाहर निकलती है, और जब रगड़ के साथ वायु प्राणवायु बाहर निकलेगी तो वो क्या हो जाएगी? रगड़ से, घर्षण से गर्म हो जाएगी। तो जिनके उच्चारण में गर्म प्राणवायु बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कौन से व्यंजन कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। श, 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 ह। ये 2 स्वर तंत्रियों को टकरा कर निकलते हैं, 2 स्वर तंत्रियों से टकराते हैं ये जब उच्चारित होते हैं, और दोनों से टकराने की वजह से जो घर्षण उत्पन्न होता है उससे इनकी जो प्राणवायु निकलती है वो गर्म हो जाती है, और गर्म चीज को हम क्या बोलते हैं? ऊष्म बोलते हैं। इसीलिए इन व्यंजनों का नाम क्या रख दिया गया? ऊष्म व्यंजन रख दिया गया। अब हम एक बार फिर देख लेते हैं व्यंजनों का जो प्रकार हमने अभी देखा था। व्यंजन जो है वो स्वयं स्वतंत्र अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, उन्हें उच्चारित करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता लेने के साथ ही व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजनों की कुल संख्या 33 मानी गई है, और जो 3 भाग हैं उनमें है स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। इसमें सबसे पहले स्पर्श व्यंजन हमने देखे थे। स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिनमें व्यंजन जब उच्चारित किए जाते हैं तो वो किसी न किसी मुखावयव से स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, तो उन्हें क्या कह देते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब किसी न किसी मुखावयव से तो बाहर निकलते हैं, परंतु किससे निकलते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमने इसमें 25 देखी है। 5 वर्गों में इन्हें विभाजित देखा है। 5 वर्गों के नाम है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके साथ ही इन वर्गों को प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। 5 वर्णों के समूह को ही हिंदी वर्णमाला में वर्ग कहा गया है। दूसरा प्रकार था अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण न तो स्वरों की भांति होता है और न ही व्यंजनों की भांति होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में मुखावयव परस्पर एक दूसरे से स्पर्श नहीं करते हैं और वो बीच में से निकल जाता है, सभी को स्पर्श करता, मतलब वो किसी भी एक मुखावयव को स्पर्श पूरी तरह से स्पर्श नहीं करता है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। इनमें य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। वे व्यंजन ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय क्या होता है? प्राणवायु गर्म हो जाती है, घर्षण के साथ गर्म प्राणवायु जब निकलती है तो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 मानी गई है, वो है श, 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 ह। इस प्रकार से कुल व्यंजन कितने हो गए? 33। और उन 33 व्यंजनों को देख लेते हैं एक बार डिवाइडेशन जो हमने किया था ऊपर।
25 स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है और 4 ऊष्म व्यंजन है। आप इनको जोड़कर देखिए संख्या कितनी आती है, 33 ही आएगी। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा है व्यंजनों के बारे में कि व्यंजन क्या है और वो कितने भागों में बांटे हुए हैं। अब कल हम व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे कि कौन सा व्यंजन किस वर्ग में रखा गया है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सबको हम कल देखेंगे अगली क्लास में। आज जो हमने पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि हिंदी वर्णमाला में जो 52 वर्ण होते हैं कुल, वो किस किस प्रकार से विभाजित है, कौन सा वर्ण की संख्या कितनी है और उनका कुल योग किस प्रकार से 52 हो रहा है। आप ये देखना, अयोग व वर्ण देख लेना कि वो कौन से हैं, उन्हें याद कर लेना ताकि आप उन्हें स्वरों के साथ मिक्स नहीं करें। इसी के साथ हम इन सब के उच्चारण स्थान कल पढ़ेंगे वर्गीकरण के माध्यम से, जब हम व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। इससे अगली क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे, इसी को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।